बेदर्दी 5। देर शाम अपने नियम के अनुसार रंजीत ऑफिस से सीधे क्लब आ पहुंचा। उसके लिए क्लब बस एक समय काटने का जरिया भर था। जहां सब वहां लड़की, शराब और डांस की मस्ती में डूबने आते, वही रंजीत अपनी तन्हाई और खामोशी के साथ कुछ पैग लगाता और वापस अपने मैंशन चला जाता। उसके इस साथ में हमेशा विहान उसके साथ रहता, पर आज वो वहां नहीं था। इससे रंजीत जो 11 बजे वहां से निकलता, आज 8 बजे ही मेंशन के लिए निकल गया। क्लब क्यों नहीं आया? मुख्य हॉल में विहान को अपने मोबाइल संग समय बिताते देख रंजीत उसके सामने आता हुआ पूछता है। कुछ नहीं, बस आज मूड नहीं था। विहान उसकी ओर बिना देखे स्किन स्क्रॉल करता रहता है। अब की उसकी बात पर रंजीत कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि शांति से उसके विपरीत बैठ जाता है। फिर एक नौकर को आवाज देता है। कोई है? जी साहब। उसकी आवाज पर झट से एक नौकर आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। चाय लेकर आओ और खाना लगाओ। रंजीत जितनी शांति से कहता है, उसके विपरीत वो नौकर और उसके सामने बैठा विहान आश्चर्य से उसे देखने लगते हैं। नौकर तो बिना पलके झपकाए उसे देखने लगा तो रंजीत थोड़ी सख्त आवाज में उसे टोकता है। मैंने अभी कुछ बोला है, सुना नहीं तुमने? जजी साहब। नौकर उल्टे पैर वहां से भाग लेता है। विहान अभी भी उसे हतप्रभ देख रहा था, जबकि रंजीत उसकी ओर बिना ध्यान दिए दूसरी ओर टेबल पर रखे पॉट को अपने हाथ में उठा लेता है, फिर उसके पीले पत्ते तोड़ता हुआ किनारे फेंक रहा था। विहान इतना आश्चर्य में था कि अब रंजीत दूसरा पॉट उठाने लगा तो वह उसकी ओर एक छलांग में आ पहुंचा और उसके हाथ से पॉट लेता हुआ बोल उठा। अब क्या घर के सारे गमले दुरुस्त करने के बाद बताएगा कि बात क्या है? कौन सी बात? कुछ भी तो नहीं, सहज भाव से कहता वह टेबल से अखबार उठा लेता है। बस कर यार, इतना सस्पेंस क्रिएट करेगा तो मैं सोचकर ही मर जाऊंगा। क्यों कर रहा है सारे वो काम जो तेरे को सूट ही नहीं करते? तू चाय पिएगा, घर का खाना खाएगा, गमला भी ठीक करेगा। यार बताना क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। ओके ओके सॉरी, मैं क्लब नहीं आया इसलिए तू नाराज हो गया। अब बताना बात क्या है? तब से तू सारी अजीब हरकतें कर रहा है। विहान हकबकाया सा बोले जा रहा था, जबकि रंजीत उसके सामने बैठा अपने पैर पर पैर चाटे अब उसे देख रहा था। उस समय उसके होंठों के विस्तार विहान को एकदम से चौंका देते हैं। विहान अब अपना सर खुजाते हुए कहने लगा, एक मिनट, मैंने क्यों तुझे सॉरी बोला? गलती तेरी थी, तूने ऑफिस में मुझसे रूडली बात की इसलिए मैं तेरे साथ क्लब नहीं गया, तो उस हिसाब से सॉरी तुझे बोलना था। फिर मैंने क्यों सॉरी बोला? अब नौकर ट्रे में चाय लिए उसके सामने खड़ा ही हुआ था कि रंजीत बोल उठा, सोडे के साथ विस्की लेकर आओ। अब की फिर नौकर पलके झपकाए उसकी बात समझता रहा। सुना नहीं तुमने? जी साहब। वह फिर बुरी तरह से हकबका गया और वापस जाने लगा। ये देख रंजीत फिर उसे टोक उठा, और ये चाय ले जाओ यहाँ से। नौकर बेचारा तुरंत ही पलटा और चाय की ट्रे लिए वहां से तुरंत ही निकल गया। विहान फिर से मुंह बनाए रंजीत के सामने बैठता हुआ बोल उठा, तू ना बड़ा दुष्ट है, गलती खुद करता है और सॉरी दूसरों से बुलवाता है। अच्छा छोड़, फालतू में भाभी जी तरह मुंह लटकाए बैठा है। हाँ भाभी ही बना ले, क्योंकि इस जन्म में तो इस घर में कोई लड़की आने से रही। अब नौकर उसके आगे शराब सजा रहा था। रंजीत अब इत्मीनान से शराब का घूंट भरते हुए बैठा था। विहान भी अपने लिए गिलास बनाते हुए कहने लगा, मैं समझ गया, ये सब मुझे बनाने के लिए तू कर रहा था, नहीं तो मैं समझा कि ये आज पश्चिम में सूरज कहाँ से उगाया। चाय पिएगा फिर घर का खाना खाएगा, जबकि मुझे तो याद ही नहीं कि कब तूने घर का बना खाना खाया होगा। पापा के बाद से तो तूने जैसे मेंशन को भी होटल बना दिया, कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं। जब पापा थे तो तू उनकी सारी बात मानता था। अब की विहान और रंजीत की नजरें आपस में मिली और उस बीते वक्त की नमी उनकी आंखों में झलक आई। इस बार दोनों अपने अपने मौन में गुम हो गए, बस गिलास पर गिलास लेकर अपने अपने हलक में उसे उतारते रहे, मानो गुजरे अतीत को पीछे धकेलने की कवायद कर रहे हो। अंधेरी रात की गहराई हर सीने में अलग अलग उतरती है, कहीं ये सन्नाटा बन जाती है तो कहीं ये दहशत। पृथ्वी के अत्याचार के बाद से वह लड़की अभी भी उसी तरह कमरे में बंद थी, वह फर्श पर
उन्हीं उदासी से पड़ी थी पर उसके पैरों पर पट्टी बंधी थी। तभी दरवाजा फिर खुला। वह लड़की डरकर उठ बैठी, लेकिन उस कमरे में आते अब वह जिसे देखती है उसे देख उसके चेहरे पर गहरी शांति छा जाती है। एक अन्य युवक उस कमरे में आता है और उसके ठीक सामने पालथी मारे बैठता हुआ कहता है, भाभी ये खा लो। वो लड़की देखती है वो युवक अपने हाथ में पेपर रोल में लिपटा हुआ उसे कुछ खाने को दे रहा था। लड़की कुछ नहीं कहती, बस हिलकी भरी सांस भीतर खींचती हुई अपलक उसे देखती रहती है। कुछ समय पहले वही उसके पैरों पर दवा लगा कर गया था। भैया अभी घर पर नहीं है, आप न इसे खा लो, देखो आप नहीं खाओगी तो मैं भी खाऊंगा, लो खाओ। वह बच्चों सा हट लिए वो रोल उसके मुंह की ओर बढ़ा देता है। वह लड़की जबरन उसका एक कौन अपने होठों के भीतर ले लेती है, पर उसका चेहरा बता रहा कि उस कौर को ही अपने हलक में उतारना उसे कितना भारी पड़ रहा था। देबू भैया आप चले जाओ, वरना आप पर भी मुसीबत आ जाएगी। ये मुसीबत उन दोनों के लिए वो ऋत्विक ही था। उस लड़की के सामने बैठा युवक दिखने में 25 साल का लगता, पर उसका तौर तरीका और हाव भाव बता रहा था कि उसमें मानसिक समझ कम थी, जिससे उसका व्यवहार किसी जवान लड़के के जैसा होने के बजाय एक बच्चे की तरह था। वो फिर से दूसरा कौर उस लड़की के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, देखना भाभी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा न तो भैया को पनिश करूंगा, फिर आप कभी मत रोना, मैं आपको ढेर सारा अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा, आपको गार्डन में भी ले जाऊंगा। देबू की बाल सुलभ बातें सुनते उसकी आंखों से आंसू बह निकलता है, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि ये सब उसके लिए बस एक सपना ही है, अब शायद ही वह इस कैद से कभी बाहर निकल पाए। तभी एक आवाज आई और दोनों एक साथ चौंक गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो ऋत्विक था जो खुले दरवाजे पर खड़ा उन दोनों को ही जहरीली आंखों से देख रहा था। दोनों भी बुरी तरह से कांप जाते हैं। देबू जल्दी से बची रोटी अपनी पॉकेट में छिपाए खड़ा हो जाता है। मैंने मना किया था न कि मेरी इजाजत के बिना कोई यहाँ नहीं आएगा आतिश। वह जोर से चीखा और उसके अगले ही पल एक बॉडीगार्ड उसके सामने हाजिर होता है। ऋत्विक उसकी ओर मुड़ता है और एक जोर का तमाचा उस आदमी के गाल पर जमाता है। एक पल को वह समझ ही नहीं पाता कि उसे क्यों मारा गया। फिर ऋत्विक देबू की ओर घूर कर देखता है। अब इसके बाद जैसे कुछ कहने को शेष नहीं रहता। देबू चुपचाप डरा सहमा उस कमरे से निकल जाता है। उसके निकलते बॉडीगार्ड आतिश भी दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है। ये सब होता हुआ देख वो लड़की भी देख रही थी, जो अभी भी फर्श पर बैठी थी। उसके हाव भाव में फिर से डर और दहशत समा जाती है। अब कि उसका ध्यान ऋत्विक के बगल में जाता है। उसकी एक बाह में एक कमसिन लड़की झूल रही थी। उसने अपने कमसिन बदन को दिखाने के हिसाब से काफी छोटे और कम कपड़े पहने थे। जाहिर सी बात थी कि वह क्यों ऋत्विक के साथ थी। अब ऋत्विक उसे लिए कमरे के अंदर आने लगता है। उन दोनों को अंदर आते और बेड की ओर बढ़ते देख वह लड़की किसी तरह से फर्श से उठने लगती है। वह आह के साथ उठती कमरे से बाहर निकलना चाहती थी, पर उससे पहले ऋत्विक की कड़क आवाज उसे टोक देती है। तुम्हें किसने बाहर जाने को कहा? दरवाजा बंद करो और यही खड़ी रहो तब तक जब तक मैं बैठने को न कहूं। ये सुनते उस लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। ऋत्विक का रोजाना नए नए तरह अत्याचार उसे सहना पड़ता था। उसमें वो कितनी तरह से उसे मारता, पर ये अत्याचार उसके लिए असहनीय होता। ऋत्विक के साथ आई लड़की भी थोड़ा हिचकिचा उठी। तो क्या तुम इस लड़की के सामने ही? हाँ तो तुझे पैसे किस बात के इतने सारे दिए? इसके बाद वह लड़की कुछ न बोल सकी। ऋत्विक उस कमरे में उसके सामने उस लड़की से इंटीमेट होने वाला था और इस बीच न वह कमरे से जा सकती थी और न अपनी जगह से हट सकती थी। वो कसकर आंखें भींचे अपने भीतर से उमड़ते आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करती रही। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपने मित्रों से साझा करना न भूले। धन्यवाद।